अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं रिजवान अहमद। आप सब लोग कैसे हैं जी? उम्मीद करता हूं आपका दिन बहुत अच्छा चल रहा होगा। डियर स्टूडेंट्स, कल जो है वो हम हमारा जो यूनिट 5 है द रेन, उसकी हमने जो है वो समरी कर रहे थे और उसकी समरी में हमने जो है वो कुछ हिस्सा भी पढ़ा था और मैंने आपको कहा था कि आपने याद रखना है। हम यहाँ से आगे जो है वो कंटिन्यू करेंगे। कल जो है वो हमने पढ़ा था इन लिटिल अमाउंट्स, यहां तक हमने पढ़ा था। अब यहां से आगे आपने इसी तरह ही जो है वो कंटिन्यू करना है, ठीक है। आगे आप लिखेंगे द बीटिंग ऑफ द रेन ड्रॉप्स, द बीटिंग ऑफ द रेन ड्रॉप्स against the thick leaves, against the thick leaves produces a sweet and soft music. Full stop. The poet feels exalted and in the melodious and idyllic surroundings. अच्छा जी, यहां तक ये आपका पैराग्राफ चलेगा। जो पहला पैराग्राफ कल हमने शुरू किया था, यहां पे ये पैराग्राफ आपका खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपने नीचे वाली लाइन पर इसी तरह इन्वर्टेड कॉमास के अंदर मार्कर के साथ लिखना है आफ्टर द रेन कॉमा कम्स द फेयर वेदर। ये आपने लिखना है फुल स्टॉप और इन्वर्टेड कॉमास बंद। ये आपने मार्कर के साथ लिखना है नीचे वाली लाइन पर और फिर इससे नीचे जो है वो आप अपना दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे। आफ्टर द रेन स्टॉप्स कॉमा द सन कम्स आउट, द सन comes out of the dark clouds, of the dark clouds with silvery lining, with silvery lining. Full stop. It shines very bright. Full stop. It imparts radiance. It imparts radiance to every dark thing, to every dark thing. Full stop. The drops of rain, the drops of rain look fresh, bright and lovely, bright and lovely in the sunshine, in the sunshine. Full stop. अच्छा जी, as the benevolent sun shines, equally upon all, comma, it is a
symbol of, it is a symbol of impartiality, impartiality and kindness, and kindness, full stop. It is a symbol of life, it is a symbol of life, मार्कर देखिएगा जरा कोई, it is a symbol of life, comma, glory and vitality, glory and vitality, full stop. The poet hopes, the poet hopes that one day, comma, equality shall rule the world, equality shall rule the world, full stop. The poor will get their due, full stop. अच्छा, he says that it will be a lovely sight to watch, it will be a lovely sight to watch, full stop. ले जी, ये ज़रा देखें जी, ये क्या ये बच्चों को सारा नज़र आ रहा है? नहीं तो थोड़ा सा कैमरा एडजस्ट कर दें ताकि बच्चे जो हैं वो साथ में नोट कर सकें, इसको लिख सकें। थोड़ा सा जी, ले जी, ये मेरा बेटा, अब ये सारा जो पैराग्राफ हमने लिखा है ये स्क्रीन पर आपके सामने आपको नज़र आ रहा है, और मैं इसको बोल के भी पढ़ देता हूं ताकि आपको अगर कोई वर्ड समझ नहीं आ रहा या किसी वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करना है तो वो भी समझ आ जाए। कल हमने यहाँ पर लिखा था इन लिटिल अमाउंट्स, यहाँ तक से आगे शुरू करेंगे। द बीटिंग ऑफ द रेन ड्रॉप्स अगेंस्ट द थिक लीव्स प्रोड्यूसेस अ स्वीट एंड सॉफ्ट म्यूजिक। तो उन घने सरसब्ज पत्तों पर जब बारिश के कतरे गिरते हैं तो वो बड़ी एक मीठी और नरम जो मौसीकी है वो पैदा करते हैं। द पोएट फील्स एग्जॉल्टेड, एग्जॉल्ट का मतलब ऐसे एलिवेट, ऊपर उठ जाना, जैसे परेशानियों से आज़ाद किसी और दुनिया में। द पोएट फील्स एग्जॉल्टेड इन द मेलोडियस, मेलोडियस का मतलब ये धुनों से भरी हुई, एंड आइडलिक, आइडलिक का मतलब केयरलेस, जहाँ पे आपको कोई परेशानी ना हो सराउंडिंग्स। तो शायर जो है वो इस तरह की मौसीकी से भरी हुई और ये खूबसूरत लापरवाह बेपरवाह जिसमें इंसान अपना होश खो बैठे, इस तरह की सराउंडिंग्स माहौल में उसे महसूस होता है कि जैसे वो हर चीज़ से एग्जॉल्ट, आज़ाद हो चुका है, ऊपर जा चुका है। फिर नीचे वाली लाइन पर मार्कर में, मार्कर के साथ आप इन्वर्टेड कॉमा से लिखेंगे आफ्टर द रेन कॉमा कम्थ द फेयर वेदर। तो बारिश के बाद जो है वो जो मौसम है वो अच्छा हो जाता है। फिर उसके बाद आप जो बॉल पॉइंट या पेन जो भी यूज कर रहे हैं नीचे वाली लाइन से लिखेंगे आफ्टर द रेन स्टॉप्स कॉमा द सन कम्स आउट ऑफ द डार्क क्लाउड्स विद सिल्वरी लाइनिंग। सिल्वरी लाइनिंग का ये सिल्वर लाइनिंग का मतलब होता है होप, उम्मीद। ये मैंने लिख दिया यहाँ पर कि जब बारिश रुकती है तो उन घने गहरे काले बादलों में से सूरज जो है एक उम्मीद की किरण लेकर निकलता है। इट शाइन्स वेरी ब्राइट, और बड़ी आबोताब से चमकता है। इट इम्पार्ट्स रेडियंस टू एवरी डार्क थिंग, और हर अंधेर जो चीज़ है उसको ये इम्पार्ट, इम्पार्ट का मतलब होता है प्रोवाइड, रेडियंस, रेडियंस का मतलब होता है रोशनी, ठीक है, ब्राइटनेस। तो ये हर अंधेर चीज़ को रोशनी मुहैया करता है। द ड्रॉप्स ऑफ रेन लुक फ्रेश ब्राइट एंड लवली इन द सनशाइन। तो सूरज की रोशनी में
बारिश के कतरे भी बड़े ताज़ा, चमकदार और खूबसूरत अच्छे नज़र आते हैं, खुशगवार नज़र आते हैं। एज द बेनेवोलेंट, बेनेवोलेंट का मतलब होता है मेहरबान, ठीक है। हमदर्द, BENEVOLENT, एज द बेनेवोलेंट सन शाइन्स इक्वली अपॉन ऑल। तो जब ये हमदर्द, ये मेहरबान सूरज सब पर बराबर चमकता है, इट इज अ सिंबल ऑफ इम्पार्शियलिटी। इम्पार्शियल का मतलब होता है अनबायस होना। जब आप किसी सिर्फ एक की तरफदारी ना करें, बल्कि सब की बात जो है वो न्यूट्रल होकर करें। एंड काइंडनेस, तो हम कह सकते हैं कि ये सूरज जो है ये इम्पार्शियलिटी और हमदर्दी का, मेहरबानी का एक अलामत बन जाती है। इट इज़ अ सिंबल ऑफ लाइफ, और याद रखें ये ज़िंदगी की भी अलामत है। ग्लोरी एंड वाइटलिटी, शान शौकत की, और आगे जो है इंपॉर्टेंस, वाइटलिटी इंपॉर्टेंस, जिसकी वैल्यू। द पोएट होप्स दैट वन डे इक्वालिटी शैल रूल द वर्ल्ड। और शायर जो है उम्मीद करता है, वन डे के बाद कॉमा, इक्वालिटी शैल रूल द वर्ल्ड, के दुनिया के ऊपर बराबर ऐसा निज़ाम आएगा जो सबको बराबर ट्रीट करेगा। द पुअर विल गेट देयर ड्यू, ड्यू का मतलब है जो उनका शेयर है, ठीक है, शेयर। और जो गरीब लोग हैं उनकी जो उनका शेयर है, जो उनका हिस्सा है, वो उनको मिल जाएगा। ही सेज दैट इट विल बी अ लवली साइट टू वॉच। और शायर कहता है कि यही तो मंजर होगा खूबसूरत, जो देखने के काबिल होगा। ठीक हो गया, लो ये हमने ये लिख लिया। अब हम आगे जो है इसके बाद क्या लिखना है ये मैं आपको बताता हूँ। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। अब तक आप नोट कर चुके होंगे या इसकी पिक्चर ले चुके होंगे। आगे चलते हैं जी। अच्छा जी, जब आप यहाँ तक लिख लेंगे तो उसके बाद अगेन आपने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो है वो मार्कर के साथ अगली नीचे वाली लाइन पर लिखना है। बस यहाँ तक काफ़ी है, ये इतना ही बस यहाँ पर लिख के जो है वो आप ख़त्म कर दें अपनी समरी को। और अगर आप लेट से कि अगर आपका दिल चाहता है कि आप इस समरी को और मज़ीद खूबसूरत बनाना चाहते हैं, तो फिर इसके नीचे आप क्या करेंगे, ये हेडिंग देंगे सम अप। ये सम अप आपने लिखा, और सम अप में नीचे जो मैंने आपको पहले थीम लिखवाई थी, वो जो एक पैराग्राफ थीम का लिखवाया था, वो आपने यहां पर सम अप के नीचे जो है वो पैराग्राफ जो है वो लिख देना है बस। अगर आप इसको और मज़ीद बढ़ाना चाहें, अगर आप ना बढ़ाना चाहें तो यहां तक आप अपनी समरी लिखकर ख़त्म कर दें। अगर आप उसको नीचे बढ़ाना है तो फिर नीचे आप ये इसी तरह हेडिंग देंगे सम अप, इसको ऐसे अंडरलाइन कर दें, आगे कॉलन लगा दें, और नीचे वो जो थीम पैराग्राफ है जो आपको मैं लिखवा चुका हूं, आपने वो लिख देना है। तो इस तरह ये आपकी सारी समरी जो है वो बड़ी खूबसूरत, अच्छी और दूसरों से मुख्तलिफ जो है वो लिखी जाएगी। जो और पढ़ने वाला जो आपका पेपर चेकर होगा उसे भी पता चल जाएगा कि भी बच्चे ने मेहनत की है, इसने दूसरों से थोड़ा अच्छा याद किया है, दूसरों से थोड़ा मुख्तलिफ इसने याद किया हुआ है। क्योंकि ज़्यादातर जो हमारे पास बुक्स हैं उसमें समरी बहुत छोटी छोटी लिखी होती है, तो उसके उस तरह पूरे नंबर जो है वो आपको एग्जामिनर देता नहीं है। तो अगर आप अच्छा लिखेंगे, थोड़ा सा लेंथी होगा, तो उसे लगेगा कि बच्चा मेहनती है, तो आपके मार्क्स जो हैं वो अच्छे आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक हो गया मेरा बेटा। अब ये काम अब मैं यहाँ पर इरेज कर रहा हूँ। अब आपको समझ आ गई कि आपने क्या करना है। चलें जी, अच्छा जी, अब आगे चलते हैं कि ये हमने समरी तो कर ली। अब जो है वो हम इसके देखते हैं कि इसके हमने क्वेश्चन आंसर्स भी कर लिए थे, और ग्रामर में हमारे पास और क्या है इस पोइम के अंदर। अच्छा जी, चलें जी, अब जल्दी से पहले हम जो है वो कुछ इसके जो सिनोनिम्स या एंटोनिम्स वगैरह हम कर लें। तो वोकैबुलरी के अंदर हमारे पास कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, और उसके हमने एंटोनिम्स जो हैं वो तलाश करने हैं। ठीक है, जैसा कि हमारे पास एक वर्ड है रिच, तो इसका उल्ट क्या होगा, पुअर, अमीर, गरीब, टॉप, सबसे ऊंचा, इसका उल्ट क्या होगा, बॉटम। ठीक है जी, नीचे उसके बाद हमारे पास वर्ड है नियर, करीब, इसका ऑपोजिट क्या होगा, फार, दूर। आगे हमारे पास वर्ड है लाइट, लाइट का ऑपोजिट क्या होगा, डार्कनेस।
अगला हमारे पास वर्ड है ब्राइट, इसका उल्ट क्या होगा? डल। आगे हमारे पास वर्ड है नॉइज, शोर शराबा, इसका ऑपोजिट क्या होगा? साइलेंस। एक हमारे पास वर्ड है लवली, खूबसूरत, खुशगवार, इसका ऑपोजिट क्या होगा? अगली। तो ये कुछ वर्ड्स हैं हमारे पास वोकैबुलरी के, और उनके हमने एंटोनिम्स तलाश करने, और ये सारे एंटोनिम्स जो है वो हमने यहां पर लिख दिए हैं। ठीक हो गया मेरा बेटा? चले अब क्या करने जा रहा हूं, अब मैं इन्हीं वर्ड्स के आगे सेंटेंसेस बनाने जा रहा हूं। ठीक है, एंटोनिम्स आपने लिख लिए, अब हम इन वर्ड्स के सेंटेंसेस बनाएंगे। अच्छा जी, पहला हमारे पास वर्ड है रिच, तो मैं कहूं हिज फादर इज वेरी रिच, उसका बाप बड़ा अमीर है। दूसरा वर्ड है एक हमारे पास जो है इसके जो एंटोनिम के भी साथ ही फिर बना लें, हमारे पास जैसे वर्ड है पुअर, यही सेम हम इस तरह लिख सकते हैं, हिज फादर इज वेरी, तो यहां पे आ जाएगा पुअर। आगे एक हमारे पास वर्ड है टॉप, तो मैं कहूं टॉप लीव्स गॉट प्लेंटी ऑफ वाटर, इसका एंटोनिम क्या है? बॉटम। तो बॉटम का हम लिख सकते हैं कि बॉटम लीव्स गॉट लेस वाटर। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है नियर, नियर का मैं कहूं कि दिस लोकेशन इज वेरी नियर, ये लोकेशन बड़ी करीब है। इसका ऑपोजिट है फार, तो फार का मैं कहूं कि माई स्कूल इज फार फ्रॉम माई होम, मेरा स्कूल मेरे घर से दूर है। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास वर्ड आ जाता है लाइट। ठीक है जी, लाइट का मतलब क्या है? रोशनी, तो मैं कहूं माई होम वॉज illuminated by light of many colors, मेरा घर जो है वो मुख्तलिफ रंगों की जो रोशनी है उसे चमकने लगा। अच्छा जी, इसका हमारे पास जो अपोजिट है लाइट का वो है डार्कनेस। ठीक है, डार्कनेस का हम कहेंगे डार्कनेस स्प्रेड्स ऑल अराउंड इन द रूम, पूरे कमरे में हर जगह जो है वो अंधेरा छा गया। अगला हमारे पास वर्ड है ब्राइट, चमकदार, मैं कहूं द सन शाइन्स, द सन शाइन्स ब्राइट आफ्टर द रेन, बारिश के बाद सूरज जो है वो खूब आबोताब से चमकता है। इसका ऑपोजिट हम करेंगे डल, डल का लिखेंगे द कलर ऑफ दिस ड्रेस इज डल। ठीक है, इस लिबास का जो रंग है वो बड़ा मध्यम है, डल है। अगला हमारे पास वर्ड है नॉइज, नॉइज का मतलब शोर शराबा, मैं कहूं डू नॉट मेक अ नॉइज, डू नॉट मेक ए नॉइज, शोर शराबा ना करें। नॉइज का ऑपोजिट हो जाएगा साइलेंस, तो मैं कहूं देयर वॉज कंप्लीट
साइलेंस इन द रूम, कमरे में मुकम्मल खामोशी थी। अच्छा जी, अगला एक यहां पर मैं ऊपर लिख रहा हूं, हमारे पास वर्ड है लवली, खूबसूरत, खुशगवार। तो मैं कहूं योर ड्रेस इज लवली। उसके बाद इसका ऑपोजिट है अगली। अगली का मैं कहूं कि दिस पेंटिंग इज अगली। ठीक हो गया, बहुत ही आसान। ये आपके सामने आपको नजर आ गए। ये सारे सेंटेंसेस मेरा बेटा बहुत ही आसान छोटे छोटे सेंटेंसेस लिखे हैं, इनको नोट कर लें। आगे इसकी जो हमारे पास यूनिट 5 है, इसकी ग्रामर के अंदर कुछ चीजें हैं, आज हम एक करेंगे। वो है हमारे पास दो चीजें, एक है डेनोटेशन और दूसरी तरफ है कॉनोटेशन। अब ये क्या होते हैं? डेनोटेशन का मतलब होता है लिटरल मीनिंग, किसी भी लफ्ज का जो एक खास मकसद होता है उसके अलावा उसका कोई मकसद नहीं होता, इसे कहते हैं डेनोटेशन डिक्शनरी की टर्म के अंदर। कॉनोटेशन के अंदर क्या होता है कि ये बेसिकली इमोशनल या फिर कॉन्टेक्सचुअल या फिर कल्चरल मीनिंग अटैच्ड टू अ वर्ड। ये क्या मतलब होता है? ये लिटरल मीनिंग नहीं होता, ये कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जिनके साथ हमारे कुछ जज्बात या कोई बैकग्राउंड या कोई सकाफती मतलब जो है, कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जिनको मुख्तलिफ माशरों के अंदर जो है वो मुख्तलिफ तरीके से बोला जाता है। जैसे अब देखें, अब हमारे माशरे के अंदर एक जो जानवर है डॉग, कुत्ता, इसको हमेशा नेगेटिव सेंस में दो। जब हम किसी को कहेंगे भी तो ये एक इसके साथ एक हमारा एक कल्चरल मीनिंग जुड़ा हुआ है। जबकि कुछ ऐसे ममालिक हैं जहां पर हर घर के अंदर उन्होंने पाला होता है, वो उसे बड़ा प्यार करते हैं, उसे बड़ा अच्छा जानवर समझते हैं। वहां पर जब इस वर्ड को बोला जाएगा तो उसका मीनिंग वो नहीं होगा जो हम यहाँ हमारे माशरे के अंदर उसको बोलते हुए समझ पा रहे हैं या समझा पा रहे हैं। ये होता है जो है कॉनोटेशन। डेनोटेशन होता है किसी भी वर्ड का लिटरल मीनिंग। जैसे डॉग है, डॉग मीन्स कुत्ता, कि ये एक जानवर है, इट इज एन एनिमल। लेकिन अगर उसी को यू डॉग, अब ये यहां पर, अब ये जब मैंने बोला तो ये मैं उसके लिटरल मीनिंग नहीं बोल रहा, मैं उसके साथ जुड़े इमोशनल, कॉन्टेक्सचुअल, कल्चरल मीनिंग समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, तो बाद दुकात हम ऐसे अल्फाज लिखते हैं, बोलते हैं कि जिसमें हम अपने रीडर को उसके साथ जुड़े हुए जो इमोशंस हैं, जो कल्चरल बैकग्राउंड है, वो समझाना चाहते हैं। उसका लिटरल मीनिंग हम उसे नहीं बताना चाहते, वो तो सबको पता होता है। ठीक है, जैसे देखें एग्जाम्पल, मैं कहूं होम, रेजिडेंस, हाउस, डिवेलिंग। अब देखो ये जितने भी वर्ड्स हैं ना, होम, रेजिडेंस, हाउस, डिवेलिंग, ये सारे बेसिकली एक चीज के मीनिंग जो है उसको बताते हैं कि ये कोई ऐसी जगह जहां पर जो है वो रहाइश इख्तियार की जा सकती। ठीक है, अब अगर मैं इसके साथ देखें, मैं वर्ड यूज करूं कोजी, लविंग, कंफर्टेबल। ठीक है, अब ये जो बेसिकली ये जो हमने वर्ड्स यूज किए हैं, ये डिफरेंट इमोशंस को शो करते हैं। जैसे देखें, मैं कोजी हाउस, कंफर्टेबल होम। अब ये क्या किया कि हमने यहां पर इसके साथ जो सर्टेन इमोशंस हैं वो जोड़ दिए हैं। तो ये एक तरीका होता है सिर्फ चीज़ों को लिखने का। ठीक है, तो जिसमें कोई जज्बात हों, कोई बैकग्राउंड मीनिंग जो है वो जुड़ा हो, वो ग्रामर की रो से, डिक्शनरी की रो से उसे हम कहते हैं कॉनोटेशन।
और जब हम किसी वर्ड को एज इट इज़ इस्तेमाल करते हैं जो उसका मीनिंग होता है उसके लिए, तो उसे हम कहते हैं डेनोटेशन। इसमें आपको कोई बहुत ज़्यादा जहन में चीज़ें रखने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही काफ़ी है। जी मेरा बेटा, आज हम यहाँ पर ही अपना लेक्चर वाइंड अप करेंगे। कल इंशाल्लाह जो है वो आपसे दोबारा मुलाकात होगी और इसमें कुछ चीज़ें और हैं ग्रामर में करने वाली, वो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट हम लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी। उम्मीद करता हूँ कि आपने लेक्चर पसंद किया होगा, खूब आपने एंजॉय किया होगा और सारी चीज़ें लिखी भी होंगी। जैसे ही लेक्चर ख़त्म हो आप सब लेक्चर के बारे में अपना फीडबैक ज़रूर दें। जिन्होंने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया वो मेन पेज पे जाएं, मेरी पिक्चर शो होगी, उसे क्लिक करें, फॉलो करें। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। हैप्पी वीकेंड, अल्लाह हाफ़िज़।